प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिन भर में जाने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, सुनी फरियादियों की फरियादें। मुख्यमंत्री ने किया महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित हुआ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन एवं शिलान्यास कार्यक्रम। गीता जयंती समारोह गीता प्रेस में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किया संबोधित। 3 लुटेरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस एवं जिला आपदा प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। परंपरागत वेशभूषा के साथ निकली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की भव्य शोभा यात्रा। और नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से आयोजित हुआ 60वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की फरियादें सुनी। जनता दर्शन में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सहित ADG अखिल कुमार, DIG जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महाराजगंज का मामला है। कहाँ पे क्यों नहीं बन रहा जाति कौन जाति के क्यों नहीं बन पा रहा है? ये फर्स्ट चेक कर बैठ जाओ, अपनी जगह बैठो। क्या बात है? कब से गायब है? बड़ी पड़ता है। क्या हो गया है? मकान दे दो जी। अगर मकान नहीं तो मकान नहीं है, तो अगर मकान नहीं होगा तो जरूर मिलता है। क्या लगता है? अब अपनी जगह बैठो। मैं क्या है बताओ? देवरिया का मामला है। देवरिया का आप बताएं। मुझे केवल एप्लीकेशन दीजिए, फाइल अपने पास क्या है बताएं। आप ताल में देखो, क्या है बताएं। क्या करना है? हाँ एक मिनट कार्रवाई आपने दे दिया, हम कार्रवाई करें। क्या है? किसकी जमीन है? अरे बढ़ई की जमीन में मत करो ना, कई दूसरी जगह देखना चाहिए। गांव की सहमति से बनवाना चाहिए। क्या है बताएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एयर चीफ मार्शल SKS भदौरिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और केसरिया ध्वज फहराया गया। सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद लोगों को अनुशासन सिखाता है, पूरे देश में एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके अध्ययन अध्यापन के लिए गोरक्षपीठ ने गोरक्षपीठ प्रांगण में इन 2 संस्थाओं की स्थापना की है, भारतीय संस्कृति की पुष्पित पल्लवित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक बार पुनः मैं आमंत्रित करता हूं महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय सिविल लाइंस के छात्राओं को अपना महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कुल गीत प्रस्तुत करने के लिए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कुल गीत। महाराणा प्रताप
के द्वारा अभिनंदन और सम्मान प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, पूर्व कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के करकमलों द्वारा अत्यंत डेकोरेटेड एयरफोर्स ऑफिसर और हमारे जांबाज वायुसेना प्रमुख रहे एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब का गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा और सम्मान का प्रतीक उत्तरीय प्रदान कर स्वागत अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 4 दर्जन से अधिक संस्थाओं की ओर से बहुत ही आह्लादित करने वाला क्षण और स्मृति ग्रंथ अपने पूज्य संत राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी महाराज के प्रति समर्पित। और इसके पश्चात मैं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल सुश्री कृष्णा चटर्जी जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच विराजमान है श्रीमती आशा भदौरिया जी। हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे मंच पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र छात्राओं को अपना स्नेह प्रदान करने के लिए नई दिल्ली से चलकर यहाँ पधारी हैं। श्रीमती आशा भदौरिया जी, आपको उत्तरीय के द्वारा सुश्री कृष्णा चटर्जी द्वारा सम्मान की अभिव्यक्ति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की मातृशक्ति के द्वारा मातृशक्ति का अभिनंदन। और इसके पश्चात पारंपरिक रूप से पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम भाई प्रदीप राव जी के अथक प्रयास से और उनकी टीम के समर्पण से प्रतिवर्ष अपने संतों के प्रति समर्पित पत्रिका और उसका वर्तमान अंक राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में समर्पित महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर की शोध पत्रिका विमर्श का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि द्वारा। आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद से एक धार्मिक, एक शैक्षणिक, एक सांस्कृतिक संस्था के द्वारा जो भी कार्य राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए किया जाना चाहिए, उस दिशा में अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास का मतलब केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम के पर भी उन सभी गतिविधियों का हिस्सा बनना जो हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति सदैव एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश हम सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और इसीलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अपना संस्थापक सप्ताह का यह समारोह आयोजित करता है। इसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ ही महानगर, जनपद और आसपास के अन्य जनपदों से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी भागीदार बनती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की जाती हैं, विभिन्न कार्यक्रम इसके साथ जोड़े जाते हैं। खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण की होती हैं, गायन की होती है, और इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। हम सब जानते हैं कि अनुशासन अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति, नागरिक या अनुशासनहीन छात्र की स्थिति वैसे होती है
जैसे एक पेंडुलम होता है, उसकी कोई गति नहीं होती, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे ही कभी भी हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है, इस अनुशासन पर्व से आगे बढ़कर के फिर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ आगे बढ़कर के और मुख्य समारोह के साथ 10 दिसंबर को फिर उसका समारोह होता है। यह अनुशासन जिसमें उन सभी संस्थाओं को जो अपने संस्था से जुड़ी हुई यूनिफॉर्म के साथ ही अपने व्यवस्थित अनुशासन के लिए जानी जाती है, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भागीदार बनने वाली टीम को, पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीम्स को भी यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम मुख्य समारोह के अवसर पर होता है। आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब के लिए कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करके दुनिया के सामने अनेक प्रतिमान स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ की आबादी के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि जो ब्रिटेन भारत पर 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक जिसने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहे। इस दौरान रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, कॉम्बिनेशन टैकल यूपी का कामयाब, उत्तर प्रदेश लीड अब 6 पॉइंट की बाकी है आर्मी रेड की। यूपी के लिए आकाश नैन इस समय रेड में है। ये लेफ्ट रेडर है जो कि मिड लाइन के लेफ्ट साइड से रेड करते हैं। यहां भी बोनस उपलब्ध नहीं है। बोनस के लिए कितने डिफेंडर चाहिए कोर्ट पर? 6 या 7? यूपी के रेडर फिर से आकाश नैन, लेफ्ट रेडर रनिंग हैंड टच की कोशिश की है लेफ्ट कवर पे, पॉइंट मिलेगा यूपी को। 1 पॉइंट उत्तर प्रदेश। स्कोर है 22-28। रेड आर्मी 6 पॉइंट से आगे है और उनके रेडर है पवन कादयान। पवन का एस्केप बहुत शानदार है। 1 पॉइंट रेड आर्मी। तो रेड आर्मी की लीड बढ़ गई है, 7 पॉइंट से आगे है वो। और यूपी के रेडर विक्रांत विक्रांत का एस्केप बेहतरीन डाइव लगाई थी अंकित ने, पर विक्रांत कामयाब हुए। रेडर फिर से रेड आर्मी के लिए पवन का ध्यान।
लगाई है पवन ने, रनिंग किक बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, पवन नाम के और खिलाड़ी आजकल प्रो कबड्डी में हैं, कौन बताएगा नाम? पवन सहरावत। लेकिन खेल क्यों नहीं रहे? तो कहां है आजकल? हाँ, हमारे साथ कमेंट्री में, कल देखना मैच। विक्रांत रेड कर रहे हैं यूपी के लिए। अब रेड आर्मी के लिए मोनो इस समय रेड में है। डीप गए और कॉम्बिनेशन टैकल है यूपी का। उत्तर प्रदेश। स्कोर हो चुका है 24-30। लीड अभी भी 6 पॉइंट्स की आर्मी रेड के पास है। और विशाल पासवान इस समय उत्तर प्रदेश के लिए रेड में है। आकाश नैन रेडर है और उनको टैकल किया है रेड आर्मी ने। रेड आर्मी। ये आकाश नैन है, लेकिन दो और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आकाश, जो प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं। कौन बताएगा नाम? आकाश शिंदे, वेल डन। स्कोर हो जाएगा 27-32, यानी कि रेड आर्मी की लीड अभी भी है, लेकिन 5 पॉइंट्स की। यूपी के लिए विराज, सिद्धांत बिस्ला, पवन होटा, सूर्या कुमार, शिवम कुमार, मिंकू, अमन कुमार। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में जो स्पोर्ट्स कॉलेज की खिलाड़ियों की जो डाइट मनी थी, इसे 250 से बढ़ाकर के 375 रुपये प्रतिदिन भी प्रति खिलाड़ी किया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेशीय सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति मिनी कैडेट और यूथ और को प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट एवं रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदेश स्तर पर प्रदान की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के अंतर्गत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु भी हम लोगों ने आबद्ध किया है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली जो अनुदान की राशि है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत फेलोशिप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने हेतु अनुदान प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी इसके साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। खेल के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 हम लोगों ने प्रख्यापित की है। इसके अंतर्गत उदयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा तथा तहसील तथा जिला और मंडल स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। हम लोगों ने वित्तीय वर्ष में 855 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रति तहसील 60,000 रुपए, जिला स्तर के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए और मंडल स्तर पर 15 लाख रुपए आवंटित किए जाने की व्यवस्था इसके अंतर्गत है। प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल को खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना इसके माध्यम से की गई है। दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही समस्त शासकीय सुविधाएं प्रदान
करने की व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित की है और इसके अंतर्गत हम खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। प्रतिभावान और कुशल खिलाड़ियों के लिए शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हम लोगों ने इन सभी नियुक्तियों को लेकर के उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से हम यह व्यवस्था 2% आरक्षण की व्यवस्था खिलाड़ियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश ने तमाम प्रतियोगिताओं में पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई है। स्वर्ण पदक पर ओलंपिक में 6 करोड़ रुपए, एकल गेम में रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, ओलंपिक टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए पुरस्कार। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में वर्तमान में राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की पुरस्कार राज्य सरकार अपने स्तर पर दे रही है। सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख रुपए, रजत पदक पर 4 लाख रुपए और कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए की पुरस्कार। सेफ गेम्स के अंतर्गत टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख, कांस्य पदक पर 50,000 की राशि। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु भी नगद पुरस्कार की राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नगद पुरस्कार के साथ साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न खेलों के एक खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया गया। इस कार्यक्रम में सदर सांसद रविकिशन, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, सांसद कमलेश पासवान, फतेह बहादुर सिंह, विधायक खजनी श्रीराम चौहान, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। चैम्बर
लखनऊ से आई है 4 लेन की कनेक्टिविटी, और एक बार ये केवल गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या होते हुए नहीं, अब तो आपको गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। गोरखपुर, लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। जो दूरी पहले आपको 6-7 घंटे करने में, दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया, कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे, कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सोनौली मार्ग हो, या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन की बनाने की शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर रुस्तमपुर ढाबा पड़ता है, वहां पर हमेशा जाम दिखता था, अब वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान, सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को, 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दिए गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को, जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी, उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना, तमाम अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही। पिछले दिनों में थे, उनके साथ में मलयालम फिल्म से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर मिले थे, यानी केरल भाषा में जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे यहाँ आने के लिए, आज वे गोरखपुर में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं, और गोरखपुर को न केवल फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। और कोई कभी सोचता था कि गरीबों को मकान मिलेंगे? अकेले शहरी क्षेत्र में 32,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर सिटी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिसमें हर परिवार को 2.5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हुई है। 19,000 से अधिक लोगों को, पटरी व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर से, ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाले, इनको ब्याज फ्री लोन पर बैंक से लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है। गोरखपुर में आज व्यापक पैमाने पर रोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए निवेश व्यापक पैमाने पर हो रहा है, और बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि हुई है। गोरखपुर से सटे हुए जिन क्षेत्रों में पहले व्यापक जल जमाव होता था, उस जल जमाव से मुक्ति के लिए जहां अभियान चलाए गए, वही नए नगर निकायों का गठन करने के साथ ही घगसरा हो, उनवल हो, उरवा हो, कैंपियरगंज है, ये सभी नए नगर निकाय बनाए गए हैं, और इन सभी नए नगर निकायों के माध्यम से उन क्षेत्रों के विकास और वहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम सरकार के स्तर पर उठाए गए हैं। गोरखपुर और पूरे विश्व में गीता प्रेस अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। इसी के तहत गीता जयंती समारोह का आयोजन भी किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गीता प्रेस के प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारी और श्रोतागण मौजूद रहे। आप लोगों ने इसको स्वीकार किया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अब बारी है चित्र में सुंदरकांड के विमोचन का। सचित्र श्री रामचरितमानस का विमोचन भी पूज्य श्री महाराज जी के कमलों द्वारा हुआ था और दैव योग से चित्र में सुंदरकांड का विमोचन भी
पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। पूज्य ले आया जाए, सुंदरकांड ले आया जाए और पूज्य श्री महाराज जी के विमोचन के बाद सभी को एक एक प्रतियां उपलब्ध कराई जाए। सुंदरकांड के विषय में ये बता दूं कि ये हमारे उत्तर भारतीयों का बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है और प्रायः घरों में इसका नित्य पाठ होता है और गीता प्रेस विभिन्न भाषाओं में विभिन्न संस्करणों में अब तक इसकी 4,84,00,000 से अधिक प्रतियां इसकी प्रकाशित कर चुका है। गीता जयंती के अवसर पर अब बिना आप लोगों का कोई समय गंवाए, क्योंकि पूज्य महाराज जी को सुनने के लिए ही हम लोग आए हुए हैं, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है उस व्यक्तित्व का नाम है योगी आदित्यनाथ, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अभी हमारे गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री देवी दयाल जी अग्रवाल ने 5 श्लोकों का पाठ किया, जिसमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये 2 श्लोक ये हमारे जनमानस के कंठहार हैं। और एक बात मैं उसमें बता दूं कि भगवान कहते हैं जब इसकी बाढ़ आ जाती है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, जब ये बाढ़ आ जाती है तब भगवान अवतार लेते हैं और जब थोड़े बहुत रहते हैं तो अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें सब कुछ अपने विराट स्वरूप से वह सब कुछ दर्शन दिल करके अर्जुन को सब अवगत भी कराया। और अंत में संजय ने भी धृतराष्ट्र को यही बताया। जो लोग धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके हमेशा ये देखने का प्रयास, स्वार्थ में डूबे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि उनका स्वार्थ किसी की हित से भी ज्यादा बड़ा है, उन सबको वास्तव में दिव्य दृष्टि बहुत कुछ कह देती है। और दिव्य दृष्टि स्वरूप में कह देती है कि वास्तव में विजय किसको प्राप्त होने वाली है, उसके बारे में पहले ही सबको सब कुछ अवगत करा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, इस अवसर पर वास्तव में कर्तव्य के प्रति और वह भी निष्काम कर्म के प्रति व्यक्ति का आग्रही होना, हर व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर देना, हर फील्ड में जो जिस क्षेत्र में है वो अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वास्तव में वो भगवान का ही कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि गीता जयंती का यह कार्यक्रम, और मैं इसको अद्भुत संजोग भी मानता हूं, इसलिए हम सब के सामने आ पाया क्योंकि यह वर्ष गोरखपुर की गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष भी है। जून 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं इस कार्यक्रम में आगमन हुआ था, उद्घाटन वहां से शुरू हुआ था। वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेंगे। 1923 में गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने यहां स्थापित की थी। और वास्तव में इन 100 वर्षों की अपनी इस यात्रा के दौरान गीता प्रेस ने जो साहित्य के क्षेत्र में और खासतौर पर धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में जो मानक स्थापित किए हैं वो बहुत अद्भुत है, अत्यंत अनुकरणीय और सराहनीय है। पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा के केंद्र के रूप में यह अपने आप ही उन्हें आकर्षित कर देता है।
कितना पवित्र कार्य हुआ, जितना बड़ा और विराट कार्य हुआ है। धार्मिक साहित्य 100 करोड़ के आसपास छपना, अब तक छप जाना, ये अपने आप में, और मुझे लगता है अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो शताब्दी वर्ष में उसको पूरा गीता प्रेस जरूर करे कि 100 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक साहित्य, धार्मिक साहित्य छापना, इसको पूरा करना है। और इसको वहां तक ले जाने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकते हैं उस दिशा में हम सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए, क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, कहीं भी हो, हम लोग बातचीत करते हैं, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, जब उनसे चर्चा होती है तो उनका एक आकर्षण का केंद्र इस बात को लेकर के भी होता है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हम गीता प्रेस से जुड़े हुए पुस्तक पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो ज्यादातर लोग कहते हैं साहब हमारे यहां कल्याण आती है। देखिए, कल्याण को आदि संपादक के रूप में सरदेव भाई जी ने किस नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। ये दिव्य पुरुष थे, मानवीय रूप में हम सबके सामने आए थे। अपनी अद्भुत लेखनी के माध्यम से उन्होंने कल्याण को जो नई ऊंचाइयां दी थी, घर घर में उस समय सब साधन नहीं थे, तब कल्याण पहुंच गया था। संचार के साधन नहीं थे, डाक व्यवस्था के माध्यम से घर घर पहुंच गई। और इसलिए आज जब संचार के साधन बेहतरीन हुए हैं, हम 5G में चले गए हैं, तकनीक की उत्कृष्ट व्यवस्था आ चुकी है, हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ना होगा। और गीता प्रेस इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। ये बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है, यह अत्यंत आनंददायी होता है। और गीता जयंती का एक कार्यक्रम हम सबके लिए इस देश से भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तीसरा, 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन ये दिव्य वाणी का प्रकटीकरण होता है। अब सोचिए, दुनिया के अंदर जितने आधुनिक सभ्यताएं हैं, 5000 साल पहले इनका अस्तित्व क्या रहा होगा? इनमें से एक भी 5000 वर्ष पुराना नहीं है। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में, और वह भी युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में ज्यादातर लोगों में हताशा होती है, निराशा होती है। लोग एक उस भाव से कि जो अर्जुन की स्थिति थी वह सामान्य मनुष्य की भी स्थिति होती है, लेकिन उस समय भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वाणी के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत वाणी को वहां पर देते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अमर वाक्य बन करके लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और इसलिए एक सार्वभौम ग्रंथ के रूप में गीता को यह मान्यता प्राप्त हुई है। आप देखते होंगे, कोई जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी जिस भाव के साथ गीता को पढ़ेगा उसने उसमें उस प्रकार के अपना भाष्य रच डाला, उसने उस प्रकार से उस ग्रंथ की रचना कर डाली। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसका अध्ययन करेगा, राजसिक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसको देखेगा, तामसिक प्रकृति के व्यक्ति को भी उसमें कुछ तत्व प्राप्त होंगे। लेकिन गीता वास्तव में एक सार्वभौम ग्रंथ है जो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में हम सबको शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करता रहेगा। और उस मार्गदर्शन के योग्य हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए, और वह भी अपने कर्तव्यों का मतलब, भगवान ने सकाम कर्म की बात नहीं की, निष्काम कर्म की बात की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन के भाव के साथ, तो उस पवित्र भाव को अंगीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है दुनिया के सारे की सारी समस्या का समाधान अपने आप ही होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर गीता प्रेस अपनी शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम के अवसर पर, यद्यपि हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के अवसर पर यहाँ पर आयोजन होता है, और यह वर्ष शताब्दी वर्ष का गीता प्रेस का है, तो शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम और भी अद्भुत है, उत्तम है, और इस अवसर पर आप सबको यहाँ पर स्वामी नरहरिदास जी की पावन कथा का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी ओर से, गोरक्षपीठ की ओर से और राज्य सरकार की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम गीता के उपदेशों को अक्षर से अंगीकार कर पाएंगे, और उसके माध्यम से न केवल स्वयं का बल्कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में घटित चोरी, लूट, अवैध शस्त्र की बरामदगी और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में इसी अभियान के अंतर्गत पुलिस ने जनपद के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गीडा पर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों अखिलेश यादव, गोलू उर्फ सत्या यादव और पेचू निषाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा धारा संख्या 542/22 थाना गीडा में पंजीकृत किया गया है। पेचू यादव, गोलू उर्फ सत्या यादव और अखिलेश यादव के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। अखिलेश यादव के ऊपर कुल 18 मुकदमे, गोलू उर्फ सत्या यादव के ऊपर 8 मुकदमे और बेचू निषाद के ऊपर अब तक 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर के तहत अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात इन लोगों की संपत्ति तस्दीक की जा रही है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध 14 की कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस स्वेच्छा से एकजुटता रक्तदान शिविर का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से अन्य लोगों की जिंदगियों को बचाने के उद्देश्य से रक्तदान किया। इस शिविर में ADM FR राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता भी इस रक्तदान शिविर में प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
हम भी साइन कर दे। ठीक है, 5 हादसा ऐसा हो जाए कि आपके पहुंचने के साथ व्हाट्सएप वाला छठे बार इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया, आज हमारे डीडीएमए के द्वारा जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा ये एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें जो स्वयंसेवक लोग हैं, जो वॉलंटियर लोग हैं, वो अपनी स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आए हैं। और मेरा अनुमान है कि आज लगभग 40 यूनिट, लगभग 40 लोग यहाँ पर रक्तदान करेंगे। महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह के शुभारंभ के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से परिषद से निकलकर दिग्विजयनाथ कॉलेज के मुख्य द्वार से होते हुए वीर बहादुर सिंह तिराहा, मुख्य डाकघर, गणेश चौराहा, गोलघर होते हुए वापस शताब्दी द्वार पर आकर समाप्त हो गई। ये शोभा यात्रा अपने आप में पारंपरिक परिधान में निकाली गई, जिसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हजारों बच्चे शामिल थे। नागरिक सुरक्षा कोर के प्रखंड सिविल लाइंस गोरखपुर की ओर से नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
बारी होने दीजिए ना, बारी बारी होने दीजिए ना। हाँ नहीं तो नहीं यहाँ भी इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सुरक्षा कोर के डिविजनल वार्डन अखिलेश कुमार ओझा ने बताया, अपने 60वें स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रमों के अंतर्गत बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन प्रत्येक प्रखंड में करा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज 4 दिसंबर को सिविल लाइन प्रखंड का रक्तदान कार्यक्रम आरंभ हुआ है, जिसमें हमारे सभी पोस्टों के वार्डन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये रक्तदान कार्यक्रम, जैसे कि सबको मालूम है, एक रक्तदान से कम 4 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। किसी को हीमोग्लोबिन, किसी को प्लाज्मा, किसी को प्लेटलेट दे करके। तो ये रक्तदान जीवन बचाने का सबसे महादान है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रत्येक 100 दिन के इंटरवल पे रक्तदान कर सकता है और उसके एक बार के रक्तदान से कम 4 व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, सुनी फरियादियों की फरियादें। मुख्यमंत्री ने किया महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित हुआ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन एवं शिलान्यास कार्यक्रम। गीता जयंती समारोह गीता प्रेस में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया संबोधित। 3 लुटेरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस एवं जिला आपदा प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। परंपरागत वेशभूषा के साथ निकली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की भव्य शोभा यात्रा। और नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से आयोजित हुआ 60वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। साईं प्रणाम।